जय हिंद साथियों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा बेसिक नॉलेज करेंगे। और देखिए, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में, और प्रोबेबिलिटी हमारे ऑलमोस्ट 9th और 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी हमको दी जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे और देन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको आप हिंदी में प्रायिकता बोल रहे हैं और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, इसका मीन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का मीन होता है संभावना। किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, किसी घटना के घटित ना होने की संभावना कितनी है। तो जो जहां पे वर्ड संभावना आ गया ना, संभावना मीन्स कितनी पॉसिबिलिटीज है उसकी, तो इस पॉसिबिलिटीज को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो एक घटना होती है। जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम देना एक घटना है, और उस घटना के दो अवयव होंगे, या तो दो एलिमेंट्स होंगे, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। अगर हम पास और फेल इसके क्या है, दो निष्कर्ष यानी कि दो कंक्लूजन है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको, क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो वो एक घटना है। हमने खाना खाया, एक घटना है। अब खाना खाने के बाद क्या होगा, जो भी चीजें होंगी वो उसके निष्कर्ष होंगे। हमारा पेट भर गया या हमारा पेट नहीं भरा, तो वो एक निष्कर्ष है। किसके, एक घटना के जो निष्कर्ष होते हैं वो कंक्लूजन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी भली भांति। तो चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। जैसे हमने क्या कह रहा, एक कॉइन यानी कि एक सिक्के को फेंका। सिक्के को फेंकना एक घटना यानी कि एक इवेंट है। सिक्के को फेंका हमने, तो सिक्के में क्या होता है, एक हेड होता है आपका, और आपका एक टेल होता है। ठीक है ना, एक तरफ कॉइन में नंबर लिखा होता है, एक तरफ कॉइन में शेर लिखा होता है। जहां पे शेर होगा वो आपका हेड होगा, और जहां पे नंबर लिखा होगा वो आपका टेल होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए, एक सिक्के को फेंकना एक घटना है, और सिक्का फेंकने पे आपको क्या मिलेगा भाई, आपको या तो हेड मिलने वाला है और ये आपको टेल मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस घटना के जो निष्कर्ष हैं, दैट इज, उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो घटना को घटित होने के बाद जो हमको अवयव यानी कि एलिमेंट्स मिलते हैं वो आपके सैंपल स्पेस कहलाते हैं। तो आई होप सो आपको एक कहानी इतनी समझ में आ गई होगी कि घटना क्या होती है, और उस घटना के जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। याद रखिएगा इसको, जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको सैंपल स्पेस निकालना बहुत जरूरी है। बिना सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए दूसरी बात, कि सैंपल स्पेस हमने पढ़ लिया। अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं। मैंने बोला एक कॉइन, दोबारा एक कॉइन है, इसमें एक हेड है और एक टेल है। ठीक है ना, एक कॉइन को हमने दो बार टॉस किया, एक कॉइन को हमने दो बार टॉस किया यानी कि दो बार फेंका। तो दो बार फेंकने पे उस घटना के सैंपल स्पेस यानी कि अवयव कितने आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो बार फेंकेंगे हम तो क्या आएगा, या तो आपका हेड हेड आएगा, या तो आपका हेड टेल आएगा, या तो आपका टेल टेल आएगा, या आपका टेल हेड आएगा। ठीक है ना, तो इस घटना के जो घटित होने के बाद जो आपको सैंपल स्पेस यानी अवयव मिलेंगे वो ये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाइयों कि सैंपल स्पेस के बाद अब प्रोबेबिलिटी में हम कितने प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका कॉइन का, सिक्के का पहलू होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिक्कों के बारे में। ठीक है ना, सिक्के हो गए। दूसरा आपका होता है प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। प्लेइंग कार्ड्स यानी आपने सुना होगा ताश के पत्ते। एक आपका डाइस होता है, जिसको आप बोलते हैं, जो लूडो का डाइस होता है ना, लूडो का पासा। ठीक है ना,
इसको हम लोग डाइस बोलते हैं। और एक पढ़ते हैं आप लोग जो बेसिक्स हैं, बॉल्स, यानी कि गेंदों के बारे में, भाई कितनी लाल गेंदें हैं, कितनी पीली गेंदें हैं, कितनी काली गेंदें, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इन्हीं को प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, मेन चीजें यही होती है। बाकी देखो क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बट हम लोग ध्यान देंगे कॉइन पे, जिसके दो पहलू होंगे, हेड और टेल। प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, 13 प्लस 13 प्लस 13 और प्लस 13 ही बताऊंगा आपको होता क्या है। एक डाइस होता है, डाइस में जिसके 6 पहलू होते हैं, जिसमें 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, ठीक है ना। डाइस में जो हमारे अलग अलग फेस होते हैं, हर एक फेस में एक नंबर होता है, एक स्पॉट दिया होगा, जैसे 1 में 1 डॉट होगा, 2 में 2 डॉट होंगे, 3 में 3 डॉट होंगे, 4 में 4 होंगे, 5 में 5 होंगे और 6 में 6 होंगे, ठीक है ना। और बॉल तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला 6 रेड बॉल है, 6 लाल गेंदे हैं, 5 ब्लू बॉल हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होता है, वो होता है आपका, नीचे होगा आपका टोटल सैंपल स्पेस, यानी कि घटना के कितने टोटल अवयव हैं और उसके फेवर में फेवरेबल आउटकम्स, उस घटना के घटित होने के फेवर में कितने आउटकम्स, यानी कि कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे मैंने बोला एक कॉइन को हमने फेंका, अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, या वी कैन से टेल। एक कॉइन को फेंकने पर हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस है। अब मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हेड कितनी बार आया, हेड केवल एक बार आया। टोटल सैंपल स्पेस कितने थे भैया, 100, टोटल सैंपल स्पेस 2 थे, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ टेल की, तो भैया टेल कितनी बार आया, टेल भी तो आपका एक ही बार आया। टोटल कितने सैंपल स्पेस है, 2, तो 1/2। और याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में लाइज करती है। तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाइज करती है, ठीक है ना। 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती। क्या कह रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी 2 3 4 5 है कुछ नहीं होगी, और 0 से छोटी नहीं होगी, यानी कि ऋणात्मक कभी नहीं होगी, 0 से छोटी कभी नहीं होगी। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉइंट्स में हो सकती है, नो डाउट, लेकिन पॉइंट्स में नेगेटिव नहीं होगी। मैं बोल सकता हूं 0.15 प्रोबेबिलिटी है, यस हो सकती है। 0.25 है, बिल्कुल हो सकती है। 0.035 है, 100% हो सकती है ना। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में हो सकती है, 0 हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। या कोई आपसे बोलेगा कि यार किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है, नो। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है मैक्सिमम, दैट इज 1, और जो मिनिमम होती है दैट इज 0। यानी 0 हो भी सकती है और 0 से बड़ी होगी, 1 हो भी सकती है और 1 से छोटी होगी, यानी इन्हीं के बीच में लाइज करना है उसने, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, जैसे हम बोलते हैं हमने एक स्केल लिया, स्केल में 0 और 1, अब याद रखिएगा स्केल होता है हमारा, जैसे स्केल में ये 0 है आपका और ये आपका 1 है, बीच में आपके 10 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी आप समझिएगा कि ये एक सेंटीमीटर समझ रहे हैं बात को, ये स्केल की बात कर रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में ही आपकी प्रायिकता होगी, बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि एक घटना के घटित होने की जो संभावना, यानी एक जो घटना होती है ना, इवेंट हमेशा एक हो, घटना हमेशा एक ही होती है। जो घटना होगी आपकी
वो घटना हमेशा एक ही होगी, वो घटनाएं बदलती नहीं है। जैसे हमने बोला हमने एक कॉइन को फेंका, तो कॉइन को फेंकना एक घटना है, दो घटनाएं नहीं है, ठीक है ना। अब घटना घटित होने के बाद जो अवयव आएंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट घटना हमेशा एक ही होती है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में देखते हैं। प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों के बारे में देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए ताश के पत्ते जो होते हैं ना वो हमेशा 52 होते हैं, जिसमें से आपको याद होगा एक पत्ता आपका इस प्रकार से दिल का होता है। मैं जैसे जिस कलर का पत्ता होगा उस कलर का उसमें रंग भी कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो ताश का पत्ता, इसको हम हार्ट यानी कि दिल बोलते हैं। आप में से बहुत भाई बहनों ने ताश के पत्ते देखे होंगे भाई, ठीक है। ये आपका हार्ट है। दिल हमेशा लाल रंग का होता है, क्योंकि दिल का काम क्या होता है? दिल का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में करना, पंपिंग करता है। एक्चुअल में हमारे दिल की मोटर है, जैसे पानी की मोटर होती है ना, क्या करती है? पानी को खींचना और घर के अलग अलग टंकियों में पहुंचाना, ये पानी का काम है। तो हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को खींचना और जो हमारा इम्प्योर ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन मिला के उसको जो प्योर करके बॉडी के अलग पार्ट्स में भेजता है, ठीक है। तो उसको हम हार्ट यानी कि दिल बोलते हैं। एक आपने सुना होगा ईंच, डायमंड, ये भी आपका रेड होता है। पहले हमको रेड वाले सारे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से होता है। इसको आप इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं और हिंदी में आप उसको ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंट। तो ये आपका ईंट हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ना ये लाल पत्ते हो गए, अब काटते हैं बात ब्लैक पत्तों की। इसको आप लोग पान का पत्ता बोलते हैं, है ना। आप लोग बहुत लोग जानता है, और ये ब्लैक रंग का होता है। यानी ताश में जो है ना टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते तो आपके लाल होते हैं, ठीक है। 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके क्या होते हैं? काले होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका ये पता। तो ड्राइंग हमारी ऐसी है, थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ ताश के पत्तों में, बना दो मैं डिजाइन देता है ऐसी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको फील हो कि हाँ ये ताश का पत्ता यार हमने देखा नहीं है। जिसने देखा देखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बना सकता है। बट आपको जिन्होंने नहीं देखा ताश का पत्ता, उसको फील होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में पत्ता ऐसे होगा। फील कराने के लिए मैं इसमें कलर कर रहा हूँ, अदरवाइज कलर करने का कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है ना। केवल फील है आपके लिए, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ये यूं होगा, इस टाइप से आपको पत्ता मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ताश का पत्ता, ये हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं पान का पत्ता। क्या बोलते हैं? पान का पत्ता, ठीक है ना। और एक होता है आपका, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस टाइप से होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं चिड़ी। ये भी आपका, मैं बना देता हूँ आपको, सॉरी, ये ब्लैक होता है।
टेस्ट जो है मैंने आपको बताया था कि हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो गया टेस्ट का। तो आपकी जो ऐप है, जो आपका जिसमें आपका कोर्स है ना, एक्चुअली उसमें एक फोल्डर आपका टेस्ट का भी है, आप उसको देख सकते हैं। और ये 5 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को आपका पहला टेस्ट ओपन हो जाएगा। आप उसको वहां से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई भी टाइम पे, जब आपके पास 2.5 घंटे फ्री हो। क्योंकि देखो, डीएलएड का एग्जाम 2.5 घंटे का होगा ना, तो 2.5 घंटे का जो आपका टाइम होगा ना, कोई भी एक टाइम, देखो वन चांस आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, मल्टीपल चांसेस नहीं है। आपको क्या करना है कि एक टाइम निकालना है जब आप 2.5 घंटे फ्री हो, उस 2.5 घंटे में आप जो है टेस्ट को कीजिएगा। आपका रिजल्ट आपको वहीं पे दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, कितने आने अनअटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और स्कोर आपको वहीं पे मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएलएड के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो हमने भी नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा। 200-250 आपके 50 मैथ्स के क्वेश्चन है, 50 जीके के क्वेश्चन है, 50 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, और 50 आपके चाइल्ड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो आप उसमें से उसको कीजिएगा। हर 2 दिन में एक टेस्ट ओपन होगा ऑटोमेटिकली 10 बजे सुबह। और जैसे आज सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, आज 10 बजे टेस्ट ओपन हो गया, तो आप उसको इस टेस्ट को ना वन अ टाइम आपको मिलना, चाहे आप अभी करें, चाहे 2 घंटे बाद करें, चाहे रात हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है वो टेस्ट जो है 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक ही चांस मिलना है, और एक ही चांस में अपने टेस्ट को करना है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आपको वन टाइम में मिलता है, 2 4 5 टाइम आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये चिड़ी हो गया। अब देखो, इसमें होते हैं फेस कार्ड। क्या होता है इसमें, होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड इनके चेहरे होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, एक होता है इक्का, ये फेस कार्ड नहीं होता, ये इक्का, इसको हम इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो गया आपका 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 सॉरी 8 ठीक है ना। 8 8 9 9 10 10। सिमिलरली ये हो गया आपका 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। तो देखो, ये 2 से लेके 10 तक इनमें केवल सब में नंबर्स लिखे होते हैं, सारे प्लेइंग कार्ड्स में नंबर लिखे होते हैं। और एज जो इसको हम हिंदी में इक्का बोलते हैं, इक्के में कोई नंबर नहीं लिखा होता, केवल ए लिखा होगा, बस ए लिखा होगा। और ये जो डिजाइन मैंने आपको बनाया, दिल ईंच पान चिड़ी, ये बने होंगे, ठीक है। तो आपको उसको देख लेना। अब बात करते हैं फेस कार्ड। तो देखो, इसमें क्या होता है, फेस कार्ड एक जैक 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 जैक, गुलाम बोलते हैं आप, क्वीन 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 क्वीन, जिसको आप लोग रानी बोलते हैं, ठीक है ना। किंग 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 किंग, यानी देखो दोस्तों, ये जो हमारे पास 3 टाइप के, यानी कि जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड यानी कि चेहरे वाले होते हैं, इनके चेहरे होंगे। तो देखिएगा, जैक होगा, रानी होगी, और मेरे पास अभी प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ताश के पत्ते ऑनलाइन देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि जैक कैसा होता है, क्वीन कैसी होती है, और किंग कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको दिखेंगे, और इनको आप लोग फेस कार्ड बोलेंगे। तो आप देखिएगा, एक सूट में, यानी कि एक उसमें 3 प्लेइंग कार्ड्स है, 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है ना। 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 12 इसमें क्या होते हैं, 12 इसमें फेस कार्ड होते हैं, जिनमें चेहरा होता है। और फेस कार्ड में 6 आपके रेड होते हैं, 6 लाल होते हैं, और 6 आपके क्या होते हैं,
6 आपके ब्लैक, यानी कि 6 आपके काले क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। याद रखिएगा भाई, जब हम ताश के पत्तों की बात करते हैं तो हमें इनका आना बहुत जरूरी है। 6 हमारे पत्ते होंगे टोटल लाल रंग के, 6 हमारे पत्ते होंगे टोटल काले रंग के। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार एज में फेस कार्ड है, नहीं है, ये एज जो है नो फेस कार्ड, इक्का कभी भी फेस कार्ड नहीं होता, इक्के में केवल ए लिखा होगा, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं बना होगा। याद है कि फेस कार्ड क्या होता है, जिसमें ना चेहरा बना होता है, उसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्या, आपका ताश के पत्तों के बारे में। आप देखो टोटल कितने पत्ते हो गए आपके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 पत्ते आपके हार्ट के हैं, 13 पत्ते तुम्हारे दिल वाले हैं, 13 पत्ते तुम्हारे ईंट वाले हैं, 13 पत्ते तुम्हारे पान वाले हैं, और 13 पत्ते तुम्हारे चिड़ी वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल पत्ते हो गए आपके 13 चौको 52। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इसमें तो कुछ बच्चे और पूछते हैं, देखो 52 पत्ते तो होते हैं, एक जोकर का भी होता है, ठीक है, तो जोकर कोई पत्ता नहीं होता, याद रखिएगा। आजकल क्या हो रहा है कि ताश की गड्डी, जब आप नई ताश की गड्डी लेते हैं तो एक जोकर भी होता है उसमें, तो जोकर इज नॉट अ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स यही होते हैं इक्का से लेके और किंग के बीच के जो डिजिट्स हैं 2 to 10 और JQ के, ये आपके प्लेइंग कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो जो हमारा जोकर होगा वो कोई प्लेइंग कार्ड्स नहीं होता है। तो ये बात आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। दिल हो गया, इसके बाद करते हैं अपन लोग डाइस की बात। डाइस यानी कि जो लूडो का डाइस होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो डाइस में क्या होता है, डाइस में आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास फल होते हैं, 6 हमारे पास फेस होते हैं, और हर एक फेस में एक कार्ड होता है, सॉरी हर एक फेस में एक नंबर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला मैंने एक डाइस को 2 बार फेंका, या 2 डाइस फेंक रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मेरे एक हाथ में एक डाइस है, एक दूसरे हाथ में दूसरा डाइस, मैंने 2 डाइस को फेंक रहा हूं, तो कितने सैंपल स्पेस, यानी कि कितने सैंपल स्पेस आपको मिलने वाले, मैक्सिमम आपको 2 डाइस मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा डाइस में क्या होगा, ज्यादा डाइस में सैंपल स्पेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ज्यादा डाइस में क्या होता है कि सैंपल स्पेस बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग केवल मैक्सिमम 2 डाइस के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारे पास एक डाइस ये है, एक डाइस ये है, हमने दोनों डाइस को फेंका। अब दोनों डाइस जब अपन लोग फेंकेंगे तो उसके कितने एलिमेंट्स, कितने सैंपल स्पेस आएंगे, ये हमको ज्ञात करना। देखिए क्या करना है अपन लोग को, बहुत कॉमन सी चीज है और आप लोग भली भांति समझ जाएंगे। देखो क्या करना है, माना पहला डाइस में यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट डाइस, इस हाथ वाला डाइजेस के सैंपल स्पेस, इसके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 मैंने यहां नोट कर दिए, और जो इस हाथ में मेरा डाइस है इसके नंबर मैंने यहां नोट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब आप देखिएगा, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने पहला डाइस की बात करूं, मैं पहले डाइस की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको एक मिनट कलर से थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे। ठीक है, डिफरेंस दिखे इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूँ। ठीक है जी, अब सही है। अब देखिए मैंने पहले डाइस का नंबर लिख दिया, मैंने इससे हाथ से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इस डाइस की बात करो, इसको फेंका मैंने, कितना आएगा, 2, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ना एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको बता रहा हूं मैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले डाइस से 1 आया, ठीक है ना, दूसरे डाइस से 2 आया, पहले डाइस से 1 आया, दूसरे से, नहीं एक मिनट यार,
मैं क्योंकि कुछ बनाना चाह रहा हूँ, वो चीज प्रॉपरली सेट नहीं हो रही, कोई बात नहीं। पहले डाइस से 1 आया, दूसरे से भी 1 आया, पहले से 1 आया, दूसरे से 2 आया, पहले से 1 आया, दूसरे से 3 आया, 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया। अभी सही है। 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 sorry 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमने क्या किया, सैंपल स्पेस बनाया। अब आप याद रखिएगा, जो पहला नंबर होगा ना, जैसे कलर चेंज करते हैं आपके लिए, जैसे जो पहला नंबर होगा हमारा ये वाला, ये 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 हमने डाइस 1 से लिया, ठीक है ना। ये डाइस 1 से है, 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 ये डाइस 1 से, इस टाइप से ले रखा, ठीक है ना। तो अब हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक डाइस में टोटल जो सैंपल स्पेस, जब हम दो डाइस को फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 3 18 6 3 24 6 35 6 36, यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस आएंगे वो 36 आएंगे आपके। यानी कि जब हम इस हाथ के और इस हाथ की डाइस को दोनों को परस्पर फेंकते हैं तो आपको टोटल 36 सैंपल स्पेस मिलने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे बोलेगा आपसे कि एक समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि दोनों डाइस में एक समान अंक, तो भैया कहां कहां रखे हैं, देखो एक यहां रखा आपका, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 6 जगह जो है एक समान अंक आए हैं, 6 जगह एक समान अंक आए हैं, और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो कितना है, वो 36 है। यानी कि टोटल आपके 1/6 आपका उत्तर हो गया। एक समान अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक समान अंक आप जान रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला, एक समान अंक क्या होते हैं, जब आपके पहले डाइज में और दूसरे डाइज में, दोनों डाइजों में सेम नंबर हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं दोनों डाइज में एक समान अंक है। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये टोटल सैंपल स्पेस 6 हो गए हमारे किसके फेवर में, और टोटल हमारे इवेंट्स है 36, तो 6/36 इट मींस 1/6 हमारा उत्तर आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन आपसे लिया, हमने बोला कि फर्स्ट डाइज में, ये चलो एक चेंज करते हैं, सम इज इक्वल टू 5, यानी जो डाइस है, दोनों डाइस के जो नंबर्स है उनका जो सम है, जोड़ है, वो 5 है। तो ऐसे कितने प्रकार हमारे हो सकते हैं। तो एज यूजुअल क्या करेंगे, देखो हमें जोड़ना पड़ेगा, 3 और 2 5, 1 और 4 5, हम लिख दें यहाँ पे 1 और 4 5, फिर यहाँ पे आएंगे 2 और 3 5, फिर हम यहाँ पे आएंगे 3 और 2 5, ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे 4 और 1 5। तो हमारे पास यही नंबर है जिनको जोड़ के हमें 5 मिलना है। तो कितने सैंपल्स पे होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4/36, यानी 1/9। तो टोटल हमारे पास ऐसे सैंपल स्पेस जिनको जोड़ के 5 आया वो 4 थे। कौन कौन से थे, एक आपका था 1 4, एक था आपका 2 3, एक था आपका 3 2, और एक था आपका 4 1। अगर हमने इन चारों को लिया तो उसके फेवर में कितने आए, फेवर में हमारे 4 है, तो 4/4
36 यानी कि 1/9। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो एक कुछ बेसिक सी कैलकुलेशंस है। बाकी क्वेश्चंस देखो, मैंने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल इस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके बाद इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आपके पास ताश के पत्तों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, डाइस के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बॉलों की। तो मैं बॉल की एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे हमने बोला, एक बैग है हमारे पास ये, ठीक है ना। ये बैग हमारे पास फर्स्ट बैग है, एक ही बैग मान लो, फर्स्ट बैग की बात कर रहे हैं। तो बैग है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 तो लाल बॉल हैं, 3 जो है ग्रीन बॉल हैं, और 2 जो है वो व्हाइट बॉल हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझको एक लाल बॉल निकालनी है, तो एक लाल बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? एक लाल बॉल निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे, देखिए आप बोलेंगे कि भैया टोटल आपने बॉलें बता दी, टोटल बॉलें कितनी है? 4, 3, 7 और 2 9। टोटल बॉलें हमारे पास 9 हैं, और हमने क्या निकालनी है? हमें निकालनी है लाल बॉल। तो आपके पास लाल बॉल कितनी है? 4। 4/9 आपका उत्तर हो गया। अब आप थोड़ा गेम को ना ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास रेड बॉल्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की 4 बॉल है। मुझे क्या पता मैंने कौन सी बॉल को आउट किया? मेरी बात समझ में आई? हमारे पास मैंने बॉल में नाम तो नहीं लिखा कि यार ABCD इन बॉलों के नाम है। रेड बॉल ABCD है, ग्रीन बॉल मेरी जो है EF है, और व्हाइट बॉल मेरी WZ, वट जो भी आप बोले उनका नाम है। तो नाम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास, देखो, एग्जाम्पल्स इज बेटर थिंग। जैसे मैंने बोला मेरे पास ये, जैसे हमने बोला ये 4 महीने, जैसे हमने बोला एक लाल बॉल ये रही आपकी, एक लाल बॉल आपकी ये रही, एक लाल बॉल आपकी ये रही, 4 लाल बॉल हैं आपकी, 3 आपकी ग्रीन बॉल। मैं ग्रीन बॉल बनाता हूं आपके लिए, ठीक है ना। एक ग्रीन बॉल आपकी ये रही, एक ग्रीन बॉल आपकी ये रही, एक ग्रीन बॉल आपकी ये रही। मैं 2 व्हाइट बॉल बना रहा हूं, तो व्हाइट तो बन नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको ना मैं एक मिनट चेंज कर, क्योंकि व्हाइट बॉल में व्हाइट तो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ आपका ब्लैक बॉल, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक बॉल, ठीक है जी। ब्लैक बॉल है, ब्लैक बन जाएगा स्क्रीन पे, बट तो ब्लैक बॉल मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे आपके लिए। एक ब्लैक बॉल ये है, एक ब्लैक बॉल ये है। अब देखो, मेरे पास ये एक बैग में बॉल्स हैं, 4 तो रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल और 2 ब्लैक बॉल है। मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है एक रेड बॉल। तो आपको नहीं पता ना। अब देखो, इनमें नाम तो दे रखा नहीं मैंने, तो मुझे क्या पता? आप ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, कोई भी एक बॉल निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन में बंदा फंस जाता है। तो यहाँ पे एक ना प्रॉपर्टीज होती है, और बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग, सुना होगा आपने क्रमचय संचय के बारे में, आपको सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, अदरवाइज पढ़ाता नहीं है। संचय, संचय में देखो क्या होता है, एक तो क्रमचय, परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। अब देखो, संचय में क्या होता है? संचय में इससे होता है आपको रैंडमली एक बॉल निकालना है, यानी आपके पास 4 बच्चे हैं, आपको रैंडमली एक बच्चा सेलेक्ट करना है। तो आपके पास 4 बच्चों में से ना, अगर हाँ किसी का नाम दे रखा है कि भैया राम को हटाना है, तो वो तो चीज कॉमन है कि राम है। लेकिन अगर मैं बोलूं एक क्लास में 2 बच्चे राम है, एक बच्चे का नाम लक्ष्मण है और एक का नाम भरत है, तो राम को निकालना है। अब राम, दोनों बच्चों के नाम राम है, राम को कैसे सिलेक्ट करेंगे आप लोग? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? राम को सिलेक्ट करना मुश्किल है। हाँ, नाम से सिलेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाएगा आपको, क्योंकि दो, इस पहले वाले बच्चे का नाम भी राम है और दूसरे बच्चे का नाम भी राम है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे भरत, तो भरत एक क्लास में, तो भरत तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा कि 1 बटा जो भी जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है। मैंने बोला लक्ष्मण, लक्ष्मण भी क्लास में 1 बच्चे है, तो आप उस बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं इजिली। बट अगर मैं बोल रहा हूँ राम तो राम को सिलेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टफ? क्योंकि राम आपके पास 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों में से किस बच्चे को ले लोगे आप? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास 2 बच्चे राम हैं,
उन राम में से किसी एक बच्चे को लेना है तो कैसे दोगे? है ना? एग्जाम्पल, और देखो मेरे पास एग्जाम्पल से कमी नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप मिठाई की दुकान में गए, आपने, होता है ना, व्हाइट रसगुल्ले या गुलाब जामुन ब्लैक वाले, एक डब्बा लिया, घर आए, मैंने बोला एक गुलाब जामुन खाना है। अब तुम्हारे पास 10 गुलाब जामुन है, तुमने एक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? भाई गुलाब जामुन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सबकी शेप, सब जो है एक प्रकार की शेप के है ना, मतलब उनकी जो गोलाई है या लंबाई, जैसे भी गुलाब जामुन आपने लिया उनका शेप एक जैसा है। तो क्या करेंगे, आपको वहां पे यूज करना होगा कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ में आए? चाहे राम को लीजिए, चाहे गुलाब जामुन लीजिए, चाहे बॉल को लीजिए, चीज एक ही है, बस नाम उनके चेंज हो गए, नाम उनके चेंज हो गए। तो यहाँ पे अपन लोग यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं। एन NCR। आप बोलोगे सर ये NCR क्या हो, थोड़ा क्लियर कर दूंगा उसको। देखो एन क्या होगा, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक लाल गेंद आपने निकालनी है, एक लाल गेंद आपने निकालना। टोटल गेंदें कितनी है आपके पास? टोटल गेंदें आपके 4 है। आप मेरी बात समझ में, 4 गेंदें लाल हैं, तो जो टोटल आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, जिसमें से आपने एक लाल, यानी कि आर बराबर एक, जो सिलेक्शन होगा ना उसको बोलते हैं हम आर, और जो टोटल होगा उसको हम बोलते हैं एन। तो NCR का सिंपल सा लॉजिक है, एन मींस हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, और आर मींस हमने कितने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने बोला एक लाल बॉल निकाल, तो आर का मान 1 हो गया। जैसे मैंने बोला आर, 2 लाल बॉल निकाल, तो आर का मान 2 हो गया। 3 लाल बॉल निकालो तो आर का मान 3 हो गया। मेरी बात समझ में आई ये वाली? तो जितना भी हम सिलेक्शन करेंगे वो हमारा हो जाएगा आर, और टोटल नंबर कितने नंबर हमारे पास है वो हो जाएगा आपका एन। तो देखो अब मैं आपको पहले एनसीआर का फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं। एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्ट। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है, बट सिलेबस से तो बता रहा हूं आपको। एनसीआर का मतलब ये होता है, ठीक है ना? अब आप देखेंगे इसके हिसाब से 4 फैक्टोरियल, आर का मतलब 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? तो देखो 4 फैक्टोरियल, अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार 4 फैक्टोरियल कैसे, तो याद रखना है 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 से लेके 1 तक उल्टी गिनती, 4 3 2 1। 1 का मतलब 1 है, 3 2 1, यानी कि जो आपको नंबर दे रखा वहां से लेके उल्टी गिनती। जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, ये सब आपस में गुणा में होंगे। जैसा मैंने बोला 10 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 10 से लेके 1 तक, ठीक है ना? अब काट देंगे इसको, 3 2 कितना है, 4। तो ये हो गया आपका N4C1 का मान हो गया 4, ठीक है ना? अब हमारे पास देखो यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन क्या था, हम निकालने थी एक लाल गेंद, तो ये आ गया आपका 4C1 अपॉन इस बैग में टोटल कितनी गेंद है, तो 4 3 7 और 2 9, 9 गेंद है, और निकालने तो हमको एक ही गेंद है ना, तो 9C1। ये बात समझ में आई? 4C1 अपॉन 9C1, तो 9C1 को भी ऐसे निकालेंगे हम लोग, 9C1 यानी 9 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, और 9 में से 1 गया 8, तो क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक का मतलब एक ही होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 से कट जाएंगे, तो कितना आएगा आपका 9। तो बच्चों ये हो गया 4/9। तो ये तो मैंने लिखा था, मेरे बात समझ में आई? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो एक बॉल निकालना तो आसान है, लेकिन अगर हम 2 बॉल की बात करते तो यहाँ पे जनसंख्या कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है ना? 3 बॉल निकालते तो यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, अगर एक बॉल है तो नो डाउट आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉल है तो आपको एनसीआर को यूज करना होगा। अब इसमें एक चीज, एक प्रॉपर्टी आपकी और बता दूं कि एन जो है हमेशा
NCR में याद रखना ये होता है आपका n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। n r के बराबर हो सकता है 101%, n बराबर r में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, n जो है हमेशा r से बड़ा होगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, या तो n r के बराबर होगा या तो n r से बड़ा होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है n जो है नेवर लेस देन r, n r से छोटा कभी भी नहीं होगा। n जो है r से छोटा कभी, जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 बॉल है और मैंने 20 बॉल निकालनी है, उसमें से कैसे निकालोगे, पॉसिबल नहीं है ना। हमारे पास जब 10 बॉल हैं तो 10 बॉल में से मैं 20 बॉल कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये चीज याद रखनी है कि n कभी भी r से छोटा नहीं होना चाहिए, और 0 फैक्टोरियल कभी आ गया तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, और फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा, फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है जी, भाई ये जो बेसिक्स है इनको आप याद रखिएगा। और आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूं, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स। और साथ ही जो आपने याद रखना है कि कल हम इसका करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे दोबारा इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए जय हिंद।